हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सर्कुलर पॉकेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर एक मिलिंग सेगमेंट अवेलेबल है। जब भी हम इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक पॉकेट का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर सर्कुलर पॉकेट साइकिल। तो इसकी मदद से हम कुछ इस तरह से कोई काउंटर बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा पॉकेट बनाना चाहते हैं, तो हम इजीली ये साइकिल को फिलअप करके कर सकते हैं। तो ये साइकिल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जहां पर कई सारी स्ट्रेटजीज भी अवेलेबल है। किस टाइम पर हमें कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर वर्क प्लान का इनपुट रहेगा, तो वो G17 बाय डिफॉल्ट रखना है। यहाँ पर हमारे पास कटिंग की स्ट्रेटजीज है कि कटर को हमें कुछ इस डायरेक्शन में यानी अप मिलिंग कराना है। अगर सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो डाउन मिलिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो हम अप मिलिंग या डाउन मिलिंग की स्ट्रेटजी भी इस साइकिल में सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिर है ये आरपी, यानी जब पॉकेट मशीनिंग हो जाएगा तो उसके बाद कटर को आपको किस रेफरेंस पोजीशन पर जाकर पार्क कराना है, तो ये आरपी का मतलब ये रहेगा। नाउ ये सेफ्टी डिस्टेंस है, जो भी हम Z0 में जो वैल्यू डिफाइन करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट रहेगा, उससे कितने ऊपर से सेफली अप्रोच कराना है। फिर आ जाता है फीड रेट, यानी ये कटिंग फीड रेट हो जाएगा। जो भी पॉकेट में मशीनिंग करना है उस टाइम पर क्या फीड रेट रखना है, तो वो 500-800 पर मिनट हम जनरली रख सकते हैं। फिर आ जाता है मशीनिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर टोटल अगर देखें तो 4 स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, जिसमें हम ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहला है रफिंग के लिए, कि पूरा हमारा जो पॉकेट है वो पूरा ब्लाइंड है, उसमें कुछ भी मशीनिंग नहीं हुआ, तो हमें मल्टीपल पासिस के साथ ये पूरा बोर है वो रफिंग करना पड़ेगा, राइट। तो जो ये फर्स्ट ट्रायंगल है उसका मतलब रहेगा रफिंग। जहां पर भी हम कर्सर रखेंगे तो वो पॉपअप भी करेगा, तो हमें समझ में भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की मदद से हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है, एक है सेंट्रिक अप्रोच और ये है हेलिकल अप्रोच। तो इन दोनों में भी काफी डिफरेंसेस है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रिक अप्रोच के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रिक अप्रोच में क्या होगा, तो वहां पर टेबल है वो पूरा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो वन बाय वन हम सेंट्रिक के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन है, यानी एक ही काउंटर करेगा। अगर हम सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो पोजीशन पैटर्न आ जाएगा। अगर हमें मल्टीपल पॉकेट्स करना है, मल्टीपल पॉकेट्स या फिर काउंटर करना है, तो हम ये स्ट्रेटेजी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें एक ही पॉकेट बनाना है, उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। ये X0Y0, यानी जो हमें काउंटर बनाना है, जो हमें पॉकेट बनाना है, उसका हमारा जो वर्क ऑफ सेट है उससे एक्स में क्या डिस्टेंस है और वाई में क्या डिस्टेंस है, ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है। एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक 100 बाय 100 की प्लेट है, उसका हमने सेंटर वर्क ऑफ सेट ले लिया है और उसके सेंटर में ही यानी X0 और Y0 पोजीशन पर ही हमें कोई काउंटर बना है, तो हमने सिंपली X0Y0 दे दिया। Z0 यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि आपको पॉकेट है वो Z कहाँ से स्टार्ट करना है। हम Z0 भी दे सकते हैं। अगर कोई 5 डाउन वाला फेस है वहां से स्टार्ट करना है, तो Z0 में हम -5 भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वो -5 से काउंटर स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एग्जांपल के लिए हम Z0 ही डिफाइन करते हैं। फिर आ जाता है डायमीटर, यानी कि ये जो पॉकेट बना रहे हैं उसका क्या डायमीटर हम जनरेट करना चाहते हैं। तो डायमीटर हमने डिफाइन किया 50 तो हम थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। फिर ये Z1 है, तो ये फाइनल डेप्थ हो जाएगी कि आपको जो ये पॉकेट बनाना है वो कितनी ऊंचाई तक बनाना है, कितनी डेप्थ तक बनाना है, तो वो Z1 में हमें वैल्यू डिफाइन करनी है। लेकिन अगर हम ये साइकिल पहली बार ओपन कर रहे हैं तो यहाँ एब्सोल्यूट की जगह पर इंक्रीमेंटल होगा। तो ये जो इंक्रीमेंटल है वो Z0 जो वैल्यू है उसके साथ वो रिलेट करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ही डिफाइन कर दें, तो वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा कि जो भी Z का जहां पर हमने ऑफसेट लिया हुआ है वहां से Z-10 तक जाना, राइट। तो यही बेटर ऑप्शन है। फिर आ जाता है DXY। तो एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें 10 डायमीटर की एंड मिल की मदद से 50 का एक पूरा पॉकेट बनाना है, तो वो एक सिंगल प्लंज में तो खत्म नहीं हो जाएगा, मल्टीपल पासिस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो स्टेप ओवर हम पहले जो काउंटर हो जाएगा उसके बाद क्या स्टेप ओवर लेना चाहते हैं, क्या इंक्रीमेंटल के साथ XY में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर सिलेक्ट करेंगे तो इंक्रीमेंटल का भी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि 10 की एंड मिल है, उसके बाद एक प्लंज के बाद हमें 8 शिफ्ट करना है, तो 8 डिफाइन करना कर सकते हैं। 5 करना है तो 5 कर सकते हैं। बट उससे अच्छा ऑप्शन है ये परसेंटेज वाला। तो अगर 50% कर देंगे तो क्या होगा कि 10 की एंड मिल है, तो वो ऑफसेट में से अपने आप डेटा लेकर भाई 10 डायमीटर की कटर है तो वो 5 अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। अगर
80% करेंगे तो 8 mm शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसके बाद इतनी इंटेलिजेंसी है, तो हम ये परसेंटेज वाला ऑप्शन है वो प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में यही साइकिल में 10 की जगह 12 mm डायमीटर के एंड मिल के साथ करना है, हमें पॉकेट बनाना है, तो वो उतना स्टेप ओवर ज्यादा लेकर हमारा साइकिल टाइम है वो कम कर देगा, नंबर ऑफ पासिस है वो कम कर देगा। फिर आ जाता है डीजेड। तो ये डीजेड यानी डेप्थ ऑफ कट है। अगर हम सपोज 1 mm डिफाइन करेंगे तो पहले 1 mm डेप्थ तक पूरा 50 mm का डायमीटर है वो जनरेट करके देगा। फिर वो Z-2 डेप्थ तक पूरा 50 mm का डायमीटर जनरेट करेगा। तो वो सिमुलेशन हम देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ये UXY यानी फिनिशिंग अलाउंस है कि जो डायमीटर बना रहे हैं वो पर साइड हमें कितना स्ट्रोक छोड़ना है, क्योंकि फाइनल एंड मिल भी आएगी इसे फिनिश करने के लिए 50 mm। अगर नहीं करना चाहते हैं तो 0 भी डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर कुछ स्ट्रोक छोड़ना है तो अगर हम 0.1 स्ट्रोक छोड़ेंगे तो 0.1 इस जगह पर होगा, 0.1 यहाँ पर होगा, तो टोटल जो काउंटर बोर है वो डायमीटर से 200 माइक्रोन कम जनरेट होगा, करेक्ट, क्योंकि ये पर साइड की वैल्यू है। फिर आ जाता है अगर 50 mm है तो वो 49.8 डायमीटर जनरेट करके देगा, उसके अकॉर्डिंगली टूल पाथ बना कर देगा। फिर यूजेड यानी फेस में कितना स्ट्रोक छोड़ना है, जैसे कि 0.1 का स्ट्रोक छोड़ना है फिनिश है कटर के लिए तो 0.1 हम रख सकते हैं। फिर अब यही सेंट्रिक जो हमने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है उसमें भी इंसर्शन का ऑप्शन है, जैसे कि प्री ड्रिल्ड है। जैसे हम पहले एक होल बनाकर पहले क्या करते हैं कि 12 mm डायमीटर का कोई कार्बाइड का ड्रिल लेकर पहले प्लंज कर देंगे, तो जिससे क्या है कि फटाफट से एंड मिल को प्लंज करके वो काउंटर बनाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद वर्टिकल और हेलिकल ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन प्री ड्रिल है वो कैसे वर्क करता है उसका एक सिमुलेशन देखते हैं तो हमें समझने में मजा आएगा कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम कैसे जनरेट करेगा। तो सबसे पहले अगर हम साइकिल स्टार्ट करेंगे और थोड़ा फ्रंट व्यू करके देखते हैं कि ये किस तरह से टूल पाथ जनरेट करेगा। तो जैसे ही हमने साइकिल स्टार्ट किया, सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm दिया था तो वहां पर आकर वो रुक गया। फिर हमने साइकिल स्टार्ट किया तो वो रैपिड में Z 1 mm तक आया। अब उसके बाद जब हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमने प्री ड्रिल्ड वाली सिलेक्शन स्ट्रेटेजी की हुई है, राइट। तो क्या समझेगा, ऑलरेडी होल तो बनाया हुआ है तो एंड मिल को सीधा प्लंज ही करना है, उतरना ही। तो जब भी हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो जो कटिंग फीड रेट होगी वो कटिंग फीड रेट के साथ ही वो पहला प्लंज है वो स्टार्ट कर देगा, यानी 800 mm पर मिनट, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी मटेरियल ही नहीं है तो फिर हवा में ही वो प्लंज करेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर हम साइकिल स्टार्ट करके देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है ये स्ट्रेटेजी के साथ। तो पहले वो इस तरह से एक काउंटर करेगा, फिर स्टेप और दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो 1-1 mm की डेप्थ के साथ ही कर रहा है, राइट। वो पूरा 1 mm लेवल पर पूरा 50 mm का डायमीटर बिल्टअप कर देगा, फिर 2 mm पर, फिर 3 mm पर, 4 mm पर, कुछ इस तरह से। और अगर 100% करके थोड़ा जल्दी से देखे तो वो Z-9.9 तक, क्योंकि हमने 100 माइक्रोन का तो ऑलरेडी अलाउंस रखा हुआ है, तो पूरा पॉकेट है काउंटर 1 बाय 1 स्टेप में करेगा, जिससे क्या होगा कि चिप इवेक्यूएशन भी सही रहेगा और हर बार जो कूलेंट का जो फोर्स है वो हमारे कटिंग टिप पर भी आएगा, तो हमारे एंड मिल की लाइफ भी इंक्रीज होगी। तो ये बेनिफिट के साथ हम ये जो स्ट्रेटजी है उसका हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रीड्रिल की जगह पर वर्टिकल करते हैं तो क्या नया एडिशनल ऑप्शन आता है, तो ये प्लंज के लिए हम फीड रेट देख सकते हैं, जैसे कि हमें 200 mm पर मिनट की फीड रेट देनी है। तो अगर ये सिमुलेट करते हैं तो इसकी मदद से किस तरह से ये रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट व्यू में देखते हैं, साइकिल स्टार्ट करते हैं तो Z 2 mm ओके, वो प्रीड्रिल की तरह ही। फिर यहाँ पर Z-0.990 यानी 1 mm का उसने डेप्थ ऑफ कट लिया, लेकिन वहां पर जो इंसर्शन फीड रेट है वो 200 mm पर मिनट है, क्योंकि हमने वहां पर वर्टिकल अप्रोच सिलेक्ट किया था और नीचे 200 mm पर मिनट फीड रेट है वो डिफाइन की थी। तो इस तरह से वो पूरा हर बार जब प्लंज करेगा तो उस टाइम पर 200 mm की फीड 200 mm पर मिनट की फीड रेट से वो प्लंज करके काउंटर करेगा। बाकी जो टूल पाथ रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जैसे उसने काउंटर कर दिया, फिर दूसरा पास, तीसरा पास, लेकिन वो जब इंसर्शन करेगा Z-2 mm, Z-4 के पास 5 mm, तब उसकी जो फीड रेट है वो कम होगी, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसने स्टार्ट कर दिया फिलहाल, तो वो जो कटिंग फीड रेट है वो 800 mm पर मिनट है। फिर
अब देखते हैं तो रैपिड वो रिट्रैक्ट करके सेंटर में आया, फिर उसने प्लंज किया तब वो 200 mm पर मिनट की फीड रेट से चलेगा। अब ऑप्शन है हेलिकल अप्रोच, कि हमें कोई ड्रिल ब्रिल लगाना नहीं, हम डायरेक्टली एंड मिल की मदद से ही हेलिकल इंटरपोलेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ईपी है, ईपी यानी जब वो एक सर्कल, ये हेलिकल सर्कल कंप्लीट होकर खत्म कर देगा तो उस टाइम पर जेड में वो कितना डाउन होगा, तो वो उसकी पीच हो जाती है। तो ये पीच हम यहाँ पर 1 mm करना है, 0.5 mm करना है, तो वो डिफाइन कर सकते हैं हेलिकली इंटरपोलेशन। ओके, और उसके साथ यहाँ पर ई आर का ऑप्शन है, यानी कि ये जो हेलिकल इंटरपोलेशन के लिए जो सर्कल जनरेट करेगा तो उसका हमें रेडियस का डिफाइन करना है, तो वो हम रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास जो कटर का डायमीटर है वो उतना डायमीटर का यानी वो सर्कल है वो जनरेट करेगा। अगर 10 mm डिफाइन करेंगे तो 20 mm का काउंटर कर देगा, पर उससे ज्यादा अगर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे 50 mm, तो भी इस जो कंट्रोलर के पास इतनी इंटेलिजेंसी है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा कि सेंटर में कोई टिप नहीं बचना चाहिए, सेंटर में मटेरियल नहीं बचना चाहिए, उतना ही वो मैक्सिमम इंक्रीमेंट लेकर वो काउंटर जनरेट करेगा। ये इतनी इसके पास इंटेलिजेंसी भी है। और जब हम इसको ओके कर देंगे और ऑफसेट में जो भी ये इंक्रीमेंटल का जो डायमेंशन है वो यहाँ पर कटर में जो डायमीटर हम डिफाइन करते हैं वहां से लेता है। अगर 10 mm करेंगे तो 10 mm के 80% पर वो स्टेप ओवर लेगा, कुछ इस तरह से। तो ये कटर का डायमीटर भी सही डिफाइन करना जरूरी है, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो हेलिकल इंटरपोलेशन कर रहा है कुछ इस तरह से, वो हेलिकली डाउन होते होते प्लंज करेगा, जिससे क्या होगा कि हर बार जो फेस के जो फ्लूइड्स है उसको इतना ज्यादा भी इश्यू नहीं करेगा, लोड नहीं आएगा उस पर। तो हेलिकली इंटरपोलेशन करना बेटर रहेगा अगर हमारे पास ब्लाइंड फेस है तो। बट उससे भी बेटर ऑप्शन है प्री ड्रिल वाला, पहले प्री ड्रिल कर देंगे, उसके बाद जो प्री ड्रिल स्ट्रेटेजी के साथ हम एंड मिल को अप्रोच करेंगे। तो ये यहाँ पर जो ये साइकिल टाइम आ रहेगा आएगा हेलिकल इंटरपोलेशन में, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम साइकिल टाइम भी कम कर सकते हैं। तो पहले वो इस तरह से हेलिकल इंटरपोलेशन करेगा, फिर वो अपना जो बोर है वो एनलार्ज करता करता जाए। तो ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो सेंट्रिक स्ट्रेटेजी है उसमें भी मल्टीपल इंसर्शन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हमने अभी डिस्कस किया। तो वो कुछ इस तरह से Z-10 तक जाएगा, लेकिन जब मटेरियल में जब उसका इंसर्शन होगा तभी वो हेलिकली इंटरपोलेशन करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा यहाँ पर। उसके बाद तो वो लेवल लेकर ही कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। नाउ अब हम देखते हैं कि इससे अलावा जो सेंट्रिक के अलावा हेलिकल इंटरपोलेशन का जो स्ट्रेटेजी है, उसका अप्रोच है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब हम ये साइकिल ओपन करते हैं तो ये साइकिल में हमने जैसे ही सेंट्रिक अप्रोच सिलेक्ट किया था उससे सिलेक्ट बटन की मदद से हम हेलिकल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, तो X0 Y0 Z0 ये सारी चीजें कॉमन है, लेकिन यहाँ पर DZ वाला ऑप्शन है वो चला गया। DZ का क्या मतलब था कि पहले 1 mm का डेप्थ ऑफ कट में हमें पूरा 50 mm का डायमीटर करना है, फिर Z-2 पर आकर 50 mm का डायमीटर करेगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले वो Z-10 तक, पूरे Z-10 तक हेलिकल अप्रोच के साथ ही पूरा डायमीटर है वो जनरेट कर देगा। जैसे कि 10 mm का कटर है तो मैक्सिमम वो 20 mm का डायमीटर जनरेट कर देगा, कुछ इस तरह से। तो वो सिमुलेशन के साथ भी देखते हैं, और हर एक पास है, हर एक स्टेप ओवर है वो उसमें हेलिकल इंटरपोलेशन के साथ ही आगे बढ़ेगा। बाकी एज इट इज है, बस यहाँ पर एक हेलिकल इंटरपोलेशन है वो बाय डिफॉल्ट आ गया, और कैसे वर्क करता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो Z2 तक हमारा एंड मिल आ गया। अब उसने मशीनिंग करना स्टार्ट कर दिया शिफ्ट होकर। तो हमने देखा कि वो पूरा पूरा एक डायमीटर जो उसने डिफाइन किया बनाया वो Z-10 तक कर दिया पूरा। अगर जो भी डेप्थ होगी, अगर Z-50 की डेप्थ होगी तो वो -50 तक पहले ये डायमीटर कंप्लीट कर देगा, उसके बाद वो स्टेप ओवर लेकर ये डायमीटर को इंक्रीज करेगा, उसे एनलार्ज करेगा। हम देखते हैं कि ये डायमीटर वो कितने का है। तो हम देख सकते हैं कि उसने 8 mm यानी 16 mm का होल है वो बना दिया है।
राइट। 16 mm का होल ऑलरेडी उसने बना दिया। कितनी डेप्थ तक? तो 10 mm की डेप्थ तक। तो अब उसके बाद हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो साइकिल स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो वो टूल फिर से रिट्रैक्ट होकर ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद वो स्टेप ओवर लेकर पूरा होल अभी बना देगा, और वो भी Z-10 तक करेगा। तो कुछ इस तरह से वो पूरा होल है वो पहले फाइनल डेप्थ तक कंप्लीट कर देगा, फिर अगेन वो होल को एनलार्ज करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका जो अप्रोच है वो अलग हो जाएगा, और हर बार हर ये जो प्लंज है वो हेलिकल इंटरपोलेशन के साथ ही आगे बढ़ेगा। ये भी एक चीज नोट करने की जरूरत है। हर एक बार जो वो पास जनरेट करेगा वो हेलिकली ही अप्रोच करेगा, हर एक पास Z-10 तक जाएगा, लेकिन वो डेप्थ बाय डेप्थ नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? हेलिकली ही होल को एनलार्ज करता जाएगा, जो भी हमने वहां पर पिच डिफाइन की होगी। अभी ये भी उसने किया। अभी ये जो करेगा वो हेलिकली 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 1 mm की पिच में जाता जाएगा और होल को एनलार्ज करेगा, उसको मशीनिंग करेगा। तो ये जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो हेलिकल वाली कुछ इस तरह से। तो इसमें हमारा जो साइकिल टाइम है वो काफी ज्यादा आएगा, बट ऑब्वियस बात है। और इसमें जो टूल लाइफ है वो भी रिड्यूस होगी, क्योंकि वो पहले फाइनल डेप्थ तक एक होल है वो एक डायमीटर है वो बना देगा, जिससे क्या होगा कि चिप इवैक्यूएशन कम हो जाएगा, कूलेंट का फ्लो जो कटिंग टिप है वहां तक पहुंचने में भी वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा सेंट्रिक अप्रोच वाला ही है, लेकिन ये सारी स्ट्रेटेजीज भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमें पता होना चाहिए। और वो भी हमने जो देखा था कि वो 16 mm का डायमीटर उसने बनाया था, राइट। फर्स्ट ही पूरा हेलिकल इंटरपोलेशन, तो वो भी परसेंटेज है जो स्टेप ओवर है वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर 50% करेंगे तो वो 50% ही एनलार्ज करता करता जाएगा। तो स्टेप ओवर भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मशीनिंग में जो अलग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में। तो ये रफिंग के बाद ये फिनिशिंग की स्ट्रेटेजी है। अभी ये फिनिशिंग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, तो इसमें ये बेस भी फिनिशिंग करेगा, एज वेल एज जो डायमीटर है उसे भी फिनिशिंग करेगा। ये यहाँ पर फिनिशिंग स्ट्रेटेजी में जो उसकी टूल पाथ है वो फॉर्मेशन की एक क्रिएशन अवेलेबल। तो नाउ अगर यहाँ पर भी हमें, जैसे हमने ये हेलिकली अप्रोच रखा था, वो सारी चीजें वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा तो वो साथ में हम समझ लेते हैं। जी, जैसे ही ये डायरेक्टली शिफ्ट हो गया, क्योंकि रफिंग तो ऑलरेडी हो गया, हमने फिनिशिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है, इसी की वजह से ये पूरा जो बोर का जो डायमीटर जनरेट करना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच गया। नाउ अब हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट करते हैं वो उसका राउंड लगाना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरह से। और उसका अप्रोच है वो भी देखिए, यहाँ पर वो सर्कल में एंटर करेगा और सर्कल में आउट करेगा, तो यहाँ पर स्टेप आने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हम मैन्युअली प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, हर बार यहाँ पर प्लंज होगा तो वो मार्क आ जाएंगे, तो यहाँ पर मार्क आने की झंझट निकल जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल। और लास्ट में जैसे हमने देखा कि -10 mm पर वो पहले बेस फिनिशिंग करेगा, फिर वो पूरा डायमीटर फिनिश करेगा। तो इसमें बेस का जो 0.1 का स्ट्रोक है वो भी निकल जाएगा, और डायमीटर है वो उसका जो 0.1 का स्ट्रोक था वो भी फिनिश हो जाएगा। तो ये फिनिशिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है। फिर वॉल में क्या है, तो वॉल में वो बेस फिनिश नहीं करेगा, वो सिर्फ डायमीटर ही फिनिश करेगा। यहाँ पर भी अगर जो फिनिशिंग स्ट्रेटेजी है उसमें डीजेड में हमने स्टेप बाय स्टेप किया, अगर हम 10 mm दे देंगे तो वो फाइनल वो पूरा पहले बेस फिनिश होगा और फाइनल एक ही पास में पूरा डायमीटर हमारा फिनिश कर देगा। ये पहले बेस फिनिश किया, इसमें भी ये हेलिकली यहाँ पर पहले जाएगा, फिर वो पूरा बेस है वो फिनिश कर देगा, और बेस फिनिश के बाद डायमीटर करेगा कुछ इस तरह से। तो ये भी हेलिकली अप्रोच हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसीलिए हेलिकली वो जा रहा है। वहां पर भी अगर कुछ हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहां पर जो हमारे पास प्री ड्रिल वर्टिकल का जो अप्रोच है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी साइकिल टाइम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। तो कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसको कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है वो हम कर सकते हैं, वो हम सोच सकते हैं, जिससे हम साइकिल टाइम भी हमारा कम आएगा। ये सारी स्ट्रेटेजीज। वॉल फिनिश में क्या करेगा, वो सिर्फ वॉल फिनिश करेगा, बेस फिनिश नहीं करेगा। तो इसमें क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही ये पूरा Z-10 तक जाएगा और हमारा जो काम है वो खत्म कर देगा। यहाँ पर भी वो
लाइक पहले तो वो फीड में ही जाएगा, भले ही वो शिफ्ट होगा लेकिन फीड में फेस पर प्लंज होगा और फिर और वो भी सर्कुलर लीड इन और लीड आउट में, तो इस पर भी मार्क आने के चांसेस जीरो। तो ये हमारा सिर्फ वॉल फिनिशिंग वाला स्ट्रेटेजी हो जाएगा। अब हम काउंटर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई 8 mm का ड्रिल है, उसके ऊपर हमें 10 mm का काउंटर करना है। तो वहां पर एक मल्टीपल पोजीशन वाला एग्जांपल लेते हैं कि मल्टीपल जगह पर कुछ होल्स है पीसीडी पे। तो ये Z0 ये डायमीटर है वो 10 mm कर देते हैं। फिर आ जाता है -10 mm तक काउंटर करना है, ठीक है। फिर ये स्टेप ओवर का ऑप्शन अवेलेबल है। फिर अब यहाँ पर भी ये सेंट्रिक वाला अप्रोच हमने रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम प्री ड्रिल सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वन शॉट में करना है। यहाँ पर भी जो DZ है वो 10 mm कर देते हैं क्योंकि एंडमिल है 8 mm का होल था, 8 mm का होल था, उसके ऊपर 10 mm का होल करना है, राइट। तो पर साइड अगर देखें तो एक एक mm मटेरियल मिलेगा, तो हम डायरेक्टली एक ही पास में पूरा खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये स्टॉप कुछ छोड़ना नहीं है तो जीरो कर देना है क्योंकि हमें फाइनल डायमीटर ही करना है। फिर यहाँ पर एक ड्रिलिंग स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल पोजीशन अवेलेबल है, तो पीसीडी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर G17 X0 Y0 अगर पीसीडी का कुछ सेंटर डिस्टेंस है तो X0 Y0 में डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा थीटा कोई स्टार्टिंग एंगल है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। इससे इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है तो वो हम देख सकते हैं। तो ये पीसीडी यानी अगर 40 की पीसीडी है तो 20 mm डिस्टेंस, 4 नंबर ऑफ होल, ये सर्कुलर पाथ में उसका मूवमेंट और सिमुलेशन देखते हैं। खास चीजें याद रखने की, इसके बाद एम कॉल से इसे बंद करना नहीं भूलना है। अगर क्या होगा, अगर इसके नीचे अगर कुछ एक्स वाई का कुछ कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन किया होगा तो वहां पर भी जाकर वो पॉकेट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। अभी हम सिमुलेशन देखते हैं। अभी फिलहाल हमने 10 mm का एंड मिल है वो डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो मिलिंग कटर रेडियस इज टू लार्ज करके अलामा है तो वो सही है। तो हमें वो डायमीटर क्योंकि 10 mm की एंड मिल से हम करना चाहते हैं तो वो तो सही बात नहीं, तो वहां पर हमने 8 mm बना दिया या 6 mm कर सकते हैं। अब ये इस तरह से पूरा काउंटर कर देगा, फर्स्ट होल, ये सेकंड होल, ये थर्ड होल, लेकिन ये एक ही पास में कर रहा है, राइट। अगर आप वो हेलिकली करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमारे पास कई सारी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। ये प्री ड्रिल की जगह पर वर्टिकल हेलिकल कर दिया तो इसमें एंडमिल को ज्यादा लाइफ भी मिलेगी लेकिन थोड़ा साइकिल टाइम ज्यादा आएगा, लेकिन हमारे पास इस तरह से उसका मूवमेंट हेलिकली हेलिकली करता जाएगा जिससे हमारा काउंटर है वो बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमारे पास अवेलेबल, राइट। तो एम कॉल को यहाँ पर डिफाइन करना भूलना नहीं है। और ये जो यहाँ पर एक हमारे पास अवेलेबल है चैम्फर का ऑप्शन, बट ये चैम्फर का ऑप्शन अगर हमारे पास 416 की चैम्फर कटर है इंसर्टेड वाली, तो ये चैम्फर में हमें कुछ ज्यादा बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे अच्छा कि वॉल डिफाइन कर दे और हमें सिर्फ क्या करना है कि ये ऑफसेट पर जाकर ये डायमीटर को थोड़ा एडजस्ट करना है। 10-12 mm डायमीटर अगर 416 की चैम्फर कटर है तो 10-12 डायमीटर पर वो हमारा चैम्फर का सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो ट्रायल एरर की मदद से हम सेट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।